हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी तरफ से राम राम। फ्रेंड्स, आज हम मनोविज्ञान की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए एक उपयोगी क्लास होगी। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी और ईवीएस पढ़ाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन है जो वीडियो के आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक RTE 2009। आप सबको पता है, टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम हर टीचिंग एग्ज़ाम में 1 नंबर का देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में RTE 2009 के जितने भी फैक्ट हैं वो सारे इस एक वीडियो में आप आज पूरा अध्ययन कर लोगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि 2-4 मिनट देख के बंद करने से आपका RTE 2009 कंप्लीट नहीं होगा। और हाँ, मेरा वादा है कि आप एक बार वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको साथ साथ ही RTE 2009 याद भी हो जाएगा। और अच्छे से याद रखने के लिए आप अपना एक नोट्स और पेन लेकर बैठ जाइए और साथ साथ में लिखते जाइए, क्योंकि लिखने से हमें ज़्यादा अच्छा याद होता है, ताकि एग्ज़ाम टाइम में बार बार हम वीडियो नहीं देख पाएंगे। आपको पता है, एग्ज़ाम टाइम में हम वीडियो नहीं देख पाएंगे बार बार उठा के। हमारे जो हैंड रिटन नोट्स होंगे वो आपके लिए उपयोगी रहेंगे, जिससे आप थोड़ी देर में रिवाइज़ कर पाओगे। तो वैसे तो आपको ये वीडियो ही काफ़ी है, इससे अगर आप सुन भी लोगे ना तो आपको RTE 2009 अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। RTE 2009 क्या है? RTE 2009 देखिए, इसका पूरा नाम क्या है? राइट टू एजुकेशन 2009, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। फ्रेंड्स, आपको पता है कि इसका जो नाम है ना, उस पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपको दे देंगे कि RTE का कौन सा नाम सही है, ठीक है? उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे: निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार नियम। ऐसे कन्फ्यूजन करने के लिए 4 ऑप्शन देंगे, लेकिन आपको सही नाम याद रखना है। सही नाम क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। नियम नहीं है, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चन ही बनते हैं ऐसे। कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बनाता है। पिछली बार रिट मेंस में ऐसे आया हुआ है। तो देखिए, शुरू करते हैं। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 से, कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां। कौन से वर्ष में आया था? 2002 वर्ष था ना, उसमें एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां। उसमें एक अनुच्छेद था 21A, ठीक है? कौन सा अनुच्छेद था? 21A, जिसमें क्या बात की गई थी? अनुच्छेद 21A में क्या बात की गई थी कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। कौन सा अनुच्छेद था जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात की गई थी? तो अनुच्छेद 21A। इसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो याद कर लेना, अनुच्छेद 21A, ठीक है ना? और आगे देखते हैं क्या है। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम लोकसभा में कब पारित किया गया था? 4 अगस्त 2009 को। लेकिन ये आजकल कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आप मतलब इसको रीड तो कर लीजिएगा। इसको प्रभावी बनाने के लिए लोकसभा में अधिनियम कब पारित किया गया था RTE 2009 का? तो 4 अगस्त 2009 को, जो 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। RTE 2009 संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ था? संपूर्ण भारत में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010। ये तो हुआ था संपूर्ण भारत में, लेकिन हमारे राजस्थान में कब लागू हुआ था? हमारे राजस्थान में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2011।
तो आपको ये भी अच्छे से याद करना है, क्योंकि तारीख तो सेम ही है लेकिन इनके जो सन है वो अलग हैं। भारत में तो 1 अप्रैल 2010 से शुरू हुआ था और राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 से शुरू हुआ था। इनको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। ये दोनों कन्फ्यूजन करने वाले हैं। अब क्या करेंगे हम कि आरटी क्या है। आरटी तो हमें आता ही है, पूरा नाम तो नहीं। इसमें क्वेश्चन ये अधिनियम की जगह लगा देता है नियम और पूछ लेता है कौन सा सही है निम्नलिखित में से। तो आपको ये पूरा याद करना है। आरटी का पूरा नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसको आप लिख के याद कीजिएगा, कन्फ्यूजन बहुत होता है इसमें। आगे क्या है, आरटी 2009 में क्या है, ये तो हमें पता है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है आरटी 2009 में। तो इसमें क्या है, इसमें कितनी धाराएं हैं, कितनी अनुसूची है, कितने अध्याय हैं। देखिए आरटी 2009 में 38 धाराएं हैं, 1 अनुसूची और 7 अध्याय। पूरा आरटी 2009 है वो इस पे ही टिका हुआ है। और 38 धाराएं कैसे याद होगी, ये हमारे मन में आएगा नहीं। आज आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आपको 38 धाराएं यहीं याद होगी। इसके 7 अध्याय क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आगे आप अपने नोट्स लिखना शुरू कर दीजिए, अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, मेरा तो यही कहना है, क्योंकि लिखने से ज़्यादा अच्छा याद होता है। अध्याय 1, पहला अध्याय क्या कहता है। आरटी 2009 के 7 अध्याय है ना, तो हम पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं। पहला अध्याय का नाम है प्रारंभिक। क्या है, प्रारंभिक, यानी शुरुआत कैसे हुई थी आरटी 2009 की और इसमें क्या क्या है। तो देखिए अध्याय 1 प्रारंभिक, ये आपको ट्रिक से अपने आप बना लो कि अध्याय 1 शुरुआत है ना, 1 से तो शुरुआत हो रही है, तो यानी प्रारंभ हो रहा है ना, अध्याय 1 से प्रारंभ हो रहा है। तो अध्याय 1 का नाम हो गया प्रारंभिक। क्या नाम हो गया, प्रारंभिक। अध्याय 1 से प्रारंभ हो रहा है तो अध्याय 1 का नाम हो गया प्रारंभिक। अब देखिए ये तो हमें याद हो गया कि अध्याय 1 का नाम प्रारंभिक है, लेकिन इसमें कितनी धाराएं आती है, इसमें आती है धाराएं 2। 1 का डबल कर दो, 1 का डबल कर दो, धारा 1 धारा 2, ऐसे ट्रिक से याद करेंगे हम। धारा 1 का डबल, अध्याय 1 का डबल हो गया 2, यानी इसमें आएगी 2 धाराएं, धारा 1 धारा 2। धारा 1 क्या कहती है, धारा कहती है कि इसका पूरा नाम क्या है। धारा 1 बोलती है कि इसका पूरा नाम बताओ और ये लागू कब होगी। यानी धारा 1 में तो देखो स्वाभाविक सी बात है, हम किसी से बात करते तो सबसे पहले उसका नाम ही तो पूछते हैं, भाई क्या नाम है तेरा। तो वैसे ही है, धारा 1 तो आपका परिचय करवा रही है कि क्या है, पूरा नाम क्या है आपका और लागू कब हुई थी। पूछते हैं ना, भाई क्या नाम है, बहन क्या नाम है आपका, आप कहाँ से हो, है ना। तो वैसे ही धारा 1 क्या बात करती है कि पूरा नाम क्या है और लागू कब हुई, है ना। पूरा नाम क्या है और आरटी 2009 कब लागू हुआ था, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो धारा 1 परिचय करवा रहे हैं हम, ठीक है। इसका अध्याय 1 था प्रारंभिक, प्रारंभ हो रहा है यहाँ से, और धारा 1 है पूरा नाम, लागू कब हुई थी। तो निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसका क्या है, पूरा नाम है। पहले क्या थी, ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी, ठीक है ना। पहले क्या था, आरटी 2009 संपूर्ण भारत में लागू नहीं था, लेकिन वर्तमान में आरटी 2009 क्या है, संपूर्ण भारत में लागू है, ठीक है ना। पहले जम्मू कश्मीर में आरटी 2009 लागू नहीं था, लेकिन अब आरटी 2009 संपूर्ण भारत में लागू हो गया है। 1 अप्रैल 2010 को आरटी 2009 संपूर्ण भारत में लागू हुआ। इसका पूरा नाम और लागू कब हुआ, धारा 1 में बात की जाती है इसकी। किसकी, धारा 1 बोलती है कि पूरा नाम क्या है और लागू कब हुआ। देख लीजिए, इसको याद भी कर लीजिए, पढ़ लीजिए और लिख लीजिए। लेकिन धारा 1 क्या कहती है कि ये क्या किस पे लागू नहीं होगा, धार्मिक संस्थान जितने भी है ना, वेद विद्यालय, मदरसे, मकतबे, इन पे लागू नहीं होगा, ठीक है ना। इन पे लागू नहीं होगा। धारा 1 बोलती है कि इन पे लागू नहीं होगा। धारा 1 है कि आरटी 2009 इन पे जो धारा 1 आरटी 2009 की कहती है कि इन पे लागू नहीं होगा नियम है जो, ठीक है ना। आगे देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे परिचय याद हो गया होगा
क्योंकि धारा एक ऐसे याद कर लेंगे कि हम किसी से बात करते हैं तो पहले उसका नाम ही तो पूछते हैं ना, है ना भाई, पहले लग जाएंगे सीधा बात करने, पहले उसका नाम पूछेंगे। तो धारा एक कहती है कि पहले आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। तो धारा एक पूरा नाम और लागू, ये मुझे पता है कि आपको याद हो गया होगा, इतना सुनने के बाद यही याद हो गया होगा। अब हम बात करेंगे धारा दो। धारा दो किसके बारे में बात करती है? शब्दावली। धारा दो बात करती है शब्दावली। आप साथ साथ बोलिए, धारा दो किसके बारे में बात करती है? शब्दावली के बारे में, कि आरटी में क्या क्या आता है, इसमें कौन कौन से तथ्यों की व्याख्या की गई है, आरटी 2009 किसके लिए है, और इसमें कौन कौन मतलब अपना वो देता है सहयोग, है ना, किस किस के बारे में बात की गई है। तो हम पढ़ेंगे शब्दावली। शब्दावली में क्या आता है? बालक। बालक मतलब कौन से बालक? बालक तो बहुत होते हैं, मतलब पैदा होने के बाद जब वो शिशुअवस्था में होता है, उसके बाद उसकी बाल्यावस्था की शुरुआत तो 6 साल से शुरू हो जाती है ना। देखो बालक, कौन से बालक? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक। आरटी 2009 कौन से बालक की बात कर रहा है? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको इनको ऐसे याद करना है कि आरटी 2009 अधिनियम के अंतर्गत बालक की परिभाषा क्या है। तो बालक की परिभाषा है, बालक कौन से? 6 से 14 वर्ष तक के बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये हमने पढ़ा भी था। लेकिन विकलांग बच्चों के लिए ये उम्र कितनी है? विकलांग बच्चों के लिए आयु जो है वो है 6 से 18 वर्ष। यानी विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा कब तक दी जाएगी? 6 से 18 वर्ष तक उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, इतना आपको याद हो गया। धारा 2 शब्दावली, बालक की बात की गई है कि बालक कितने वर्ष से कितने वर्ष तक का? 6 से 14 वर्ष तक का। विकलांग बच्चा होगा तो वो 6 से 18 वर्ष तक का। समुचित सरकार। अब समुचित सरकार कौन सी सरकारें होती है? केंद्र व राज्य सरकार। समुचित सरकार कौन सी है? केंद्र व राज्य सरकार। इसकी परिभाषा भी किस में दी गई है? शब्दावली में आते हैं ये सब। बालक, समुचित सरकार, ये सब किस में आते हैं? शब्दावली में। तो समुचित सरकार भी याद हो गया होगा, केंद्र व राज्य सरकार। प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा कौन सी होती है बताओ? कक्षा 1 से 8वीं तक। कक्षा 1 से 8वीं तक की बात है, वो आरटी 2009 में बात की गई है इसकी। ठीक है ना, कक्षा 1 से 8वीं तक। प्रारंभिक शिक्षा कौन सी हो गई? जो बच्चा 1 से 8वीं तक पढ़ रहा है ना, उसको प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको इतना याद हो गया। साथ साथ धारा 2 बात करती है शब्दावली के बारे में। शब्दावली में क्या आता है? बालक, 6 से 14 साल तक का बालक। समुचित सरकार, कौन सी सरकार? समुचित सरकार, केंद्र व राज्य सरकार। प्रारंभिक शिक्षा, धारा 2 में प्रारंभिक शिक्षा की परिभाषा भी है। 1 से 8वीं तक की कक्षा में आती है प्रारंभिक शिक्षा। फिर आता है अनुवीक्षण। अनुवीक्षण क्या होता है? प्रवेश प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुवीक्षण। अनुवीक्षण का मतलब क्या है? प्रवेश प्रक्रिया। ये भी किस में आता है? धारा 2 में। यानी धारा 2 में शब्दावली, मतलब कुछ शब्द हैं जो आरटी में आपके आते हैं और उनका अर्थ आपको पता होना चाहिए कि क्या है अनुवीक्षण। अनुवीक्षण का मतलब होता है प्रवेश प्रक्रिया। हम किसी स्कूल में एडमिशन करते हैं, वो एडमिशन करवाते हैं, उससे बोलते हैं प्रवेश प्रक्रिया। असुविधाग्रस्त बालक। असुविधाग्रस्त बालक क्या मतलब है इसका? जो शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित है। असुविधाग्रस्त बालक कौन से होते हैं? जो शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित है ना। असुविधाग्रस्त बालक की परिभाषा पूछ लेते हैं कि असुविधाग्रस्त बालक का अर्थ क्या है। तो कौन से बालक जो क्या है? शिक्षा की मुख्य धारा से क्या है? वंचित है। दुर्बल वर्ग। दुर्बल वर्ग कौन से होते हैं भाई? ये भी तो धारा 2 में आता है। दुर्बल वर्ग, जिनके माता पिता की आय निर्धारित आय सीमा से कम है ना। जिनके माता पिता की आय है वो निर्धारित आय सीमा से कम है। वर्तमान में आय सीमा कितनी की गई है? माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख है ना। वर्तमान में ये 2.5 लाख कर दी गई है कि 2.5 लाख से कम जिनकी आय होगी, जिसके माता पिता की, उसको क्या है? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। दुर्बल वर्ग कहा जाता है उसे।
दुर्बल वर्ग की परिभाषा क्या है? जिनके माता पिता की आय निर्धारित आय सीमा से कम है उसे कहते हैं दुर्बल वर्ग। मोस्टली आपने देखा होगा कि गाँव में जो है, लगभग शहरों में कौन सा बनवाते नहीं है आय प्रमाण पत्र, तो उसमें आय दिखाते हैं ना, निर्धारित आय कितनी है हम भरते हैं ना, बस वही है। तो दुर्बल वर्ग कौन सा आता है? जिनके माता पिता की आय निर्धारित आय सीमा से कम है। तो ये आपकी धारा 2 कंप्लीट हो गई है। आपका अध्याय 1 यहाँ कंप्लीट हो गया। अध्याय 1 में क्या था? कितनी धाराएं थी? 2 धाराएं, धारा 1, धारा 2। अब 2 धाराओं में क्या बात की गई थी? पहली धारा थी, हम किसी का परिचय तो करते हैं। अध्याय 1 प्रारंभ कर रहा है ना आरटी का, तो प्रारंभिक। अध्याय का नाम प्रारंभिक। धारा 1 क्या बात करती है? पूरा नाम और लागू कब हुआ। धारा 2 क्या बात करती है? कि शब्दावली आरटी में क्या क्या है, आरटी में कौन कौन से शब्दों की व्याख्या की गई है, कौन कौन आते हैं आरटी में, है ना। तो हम बात करेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या कह रहा है? अध्याय 2 कह रहा है कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, है ना। अध्याय 2 में बात करेंगे कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार क्या है, इसमें किसके बारे में बात की गई है, क्या क्या आएगा इसमें। तो अध्याय 2 क्या बात करता है? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात अध्याय 2 में की गई है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात किस में की गई है? अध्याय 2 में की गई है। इसको याद कर लीजिएगा। अध्याय 2 किसके बारे में बात कर रहा है? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अब इसमें धारा आएगी, इसमें कितनी धाराएं आती है अध्याय 2 में? 3 धाराएं। 2 का अगला वर्ड कौन सा आता है? 2 की अगली संख्या 3, अध्याय 2। ऐसे आप ट्रिक लगा लीजिए, अध्याय 2 से अगली संख्या 3। देखो मेरे पास जैसा एफर्ट है, मैं आपको समझाने का, याद करने का तरीका बता रही हूँ। हो सकता है क्योंकि सबका तरीका है ना, अलग अलग होता है याद करने का, लेकिन बेसिक वे में इससे आपको याद हो जाएगा। देखना याद करके आप। अध्याय 2 की संख्या अगली 3, तो धारा 3 से शुरू होगा, ठीक है ना। ऐसा दिमाग में सेट कर लीजिए अपने। अध्याय 2 धारा 3, 2 की अगली संख्या 3, है ना। 2 की अगली संख्या 3, तो 3, 4, 5। अध्याय 2 में कितनी धाराएं आएगी? 3, 4, 5। 3 क्या बात करेगी? प्रत्येक बच्चे का अधिकार होगा कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, यानी प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अध्याय 2 में धारा जो 3 आती है ना, वो बात कर रही है, क्योंकि इसमें तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात हो रही है, पता है आपको। धारा 3 कह रही है कि प्रत्येक बच्चे का अधिकार होगा कि वह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करे। प्रत्येक बच्चे का अधिकार होगा कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करे। फिर धारा 4 क्या कहती? धारा 4 बोलती अच्छा ये तो बात सही है, धारा 3 ने तो सही बात बोली कि प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करे, लेकिन धारा 4 ने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा, बच्चों को साथ साथ में उसकी आयु के अनुसार भी कक्षा में प्रवेश प्रदान करना चाहिए। बच्चों को क्या है? उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश प्रदान करना चाहिए। जैसे 8 साल का बच्चा है मान लो, ठीक है, वो स्कूल में जाएगा फर्स्ट बार, तो उसे हम फर्स्ट क्लास में नहीं लगाएंगे। 8 साल का बच्चा है तो 5 साल का बच्चा मान लो पहली क्लास में जा रहा है, तो 8 साल का बच्चा है वो स्कूल में जाएगा तो उसे हम पहले में नहीं लगाएंगे, हम उसकी उम्र के अनुसार उसकी कक्षा में शिक्षा प्रदान करेंगे, उसकी कक्षा में शिफ्ट कर देंगे। तो 8 साल का बच्चा है तो वो कौन सी क्लास में जाएगा? 3rd क्लास में, यानी उसे तीसरी में प्रवेश देंगे। मतलब धारा 4 कहती है 3 को कि 3 ऐसे नहीं चलेगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तो प्रदान की जाएगी प्रत्येक बच्चे को, ये तो तेरी बात सही है, लेकिन प्रत्येक बच्चे को क्या है? उसकी उम्र के अनुसार प्रवेश देना है, ऐसे नहीं चलेगा। कक्षा में उसकी उम्र के अनुसार प्रवेश दिया जाना चाहिए, धारा 4 कहती है ये। धारा 4 कहती है कि प्रत्येक बच्चे को उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश प्रदान करना चाहिए। सही बोला ना धारा 4 ने? सही है। धारा 5 कहती है अच्छा ये तो बात सही है, लेकिन टीसी प्राप्त करने का प्रत्येक बच्चे का अधिकार होगा, ये भी तो होना चाहिए। धारा 5 कहती है टीसी के बारे में। धारा 5 किसके बारे में बात कर रही है? टीसी के बारे में। यानी कोई स्कूल बच्चा नए स्कूल में एडमिशन ले रहा है और प्रधानाध्यापक जी बोल रहे हैं कि पुराने वाले स्कूल के कि मैं टीसी नहीं दूंगा,
तो ये उनका बोलने का अधिकार नहीं होगा। इस कानून नियम के हिसाब से, इस अधिनियम के हिसाब से वो ये नहीं बोल सकते कि मैं टीसी नहीं दूंगा। तो धारा 5 इसीलिए बनाई गई है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी टीसी प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है ना। धारा 3, धारा 4 और धारा 5 निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात कर रही है। 3 तो क्या कहती है कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रत्येक बच्चे को प्रदान की जाएगी, लेकिन 4 कहती है आयु के बारे में। 4 किसके बारे में बात कर रही है? आयु के बारे में। प्रत्येक बच्चे को उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। तो 5 कहती है टीसी। अरे टीसी को भूल गए? 5 क्या कहती है? आप टीसी को तो भूल गए। फिर धारा 5 ने कहा चलो टीसी प्राप्त करने का अधिकार है, वो मैं बोलती हूँ। धारा 5 ने कहा टीसी प्राप्त करने का अधिकार है, वो भी होगा, धारा 5 ने कहा। ठीक है, याद हो गया होगा आपको अच्छे से। धारा 3 निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी प्रत्येक बच्चे को। धारा 4 कहती है बच्चों को आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, यानी आयु के बारे में बात कर रही है। धारा 5 टीसी। ठीक है, धारा 5 टीसी प्राप्त करने का अधिकार बच्चे का होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको धारा 5 तक याद हो गया होगा। थोड़ा वीडियो तो बड़ा होगा, लेकिन आपको RT 2009 इसके बाद कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम साथ साथ इसको ऐसे याद करेंगे ना, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। RT 2009। फिर आ गया अध्याय 3। कौन सा अध्याय? अध्याय 3। देखो, हमें अध्याय 1, अध्याय 2 दोनों याद हो गए। अध्याय 1 में कितनी धाराएं थी? 2 धाराएं, 1 का डबल 2। फिर अध्याय 2 आया। कौन सा आया? 2 की अगली संख्या कितनी होती है? 3। तो अध्याय 2 कहाँ से शुरू होगा? धारा 3 से 5 तक। अब आ गया अध्याय 3। 3 दूना 6। हम अपनी लैंग्वेज में याद करते हैं। अध्याय 3 दूना 6 कहाँ से शुरू होगी? धारा 6 से शुरू होगी। धारा कहाँ से शुरू होगी? धारा 6 से शुरू होगी। कैसे शुरू होगी? अध्याय 3 में बात आ गई सरकारों की। कौन सी बात आ गई? सरकारों की। 3 कहता है कि अध्याय 3 में तो मेरे बारे में बात करो। कौन कौन सी? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य किस में आएंगे? अध्याय 3 में। तो 3 दूना 6। अध्याय 3 कहाँ से शुरू होगा? धारा 6 से। और ये 6 से कहाँ तक रहेगा? 11 तक। अध्याय 3 में 5 धाराएं हैं, 6 से 11 तक। 6, 5, 11। देखो, ये ट्रिक मेरे पास है जो मैंने आपको बताई है, इससे आपको मेरे हिसाब से अच्छा याद होगा। 3 दूने 6। अध्याय 3 बात कर रहा है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार और माता पिता के कर्तव्य। तो 3 दूने 6, धारा 6 से शुरू होगा और 11 तक चलेगा। अध्याय 3 धारा 6 से शुरू होगा और 11 तक चलेगा। 6 से शुरू होगा। देखो कैसे, क्या बात कर रही है धारा 6। तो हमने अध्याय 3 का जो पढ़ा था ना, उसमें था कि समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार, माता पिता के कर्तव्य अध्याय 3 में आएंगे। तो धारा 6 बात कर रही है कि कक्षा 1 से 5वीं तक जो स्कूल होंगे ना, वो 1 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए, है ना। हमारे घर से 1 किलोमीटर तक दूर हो, इससे ज़्यादा नहीं हो, ये बोल रही है धारा 6 बात कर रही है कि हमारे विद्यालयों में से कितने दूर हो सकते हैं, विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो 1 से 5वीं तक विद्यालय की दूरी है वो 1 किलोमीटर होनी चाहिए, और 6 से 8वीं तक 3 किलोमीटर में। लेकिन राजस्थान में 6 से 8वीं तक है वो 2 किलोमीटर है। ऊपर जो 3 किलोमीटर लिखा हुआ है वो केंद्र सरकार का है ना। लेकिन राजस्थान सरकार का कितना है? 6 से 8वीं तक 2 किलोमीटर। धारा 6 बात कर रही है कि जो हमारे विद्यालय हैं वो हमारे घर से कितनी दूर हो सकते हैं। तो 1 से 5वीं तक का 1 किलोमीटर, और राजस्थान में है ये 6ठी से 8वीं तक 2 किलोमीटर। ठीक है, और वैसे पूरे भारत में है 3 किलोमीटर 6 से 8वीं तक। तो आप राजस्थान रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको 6 से 8वीं तक 2 किलोमीटर याद कीजिएगा। 1 से 5वीं तक तो 1 किलोमीटर सब जगह है। तो धारा 6 बात कर रही है कि विद्यालय है वो हमारे घर से कितना दूर होना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको धारा 6 भी याद हो गई होगी। 3 दूए 6, तीसरे अध्याय में आती है धारा 6 से शुरू होता है ना। इसके बाद देखिए धारा 7 वित्तीय अनुपात। वित्तीय अनुपात कितना है वर्तमान में? 60:40। और जो पूर्वोत्तर राज्य है ना उनमें 90:10। धारा 7 किसके बारे में बात कर रही है? वित्तीय अनुपात के बारे में। 60:40 और पूर्वोत्तर राज्य है उनमें 90:10। तो आपको याद कौन सा रखना है?
आपको याद रखना है वो है 60:40। धारा 7 वित्तीय अनुपात, धारा 7 वित्तीय अनुपात याद हो गया होगा आपको। धारा 7 वित्तीय अनुपात, देखो कैसे अपने आप याद हो रहा है। 7 और वित्तीय अनुपात है, लग गई ना ट्रिक। 7 और वित्तीय अनुपात आप पढ़ोगे ना तो आपको अपने आप ही मजे आने लगेंगे पढ़ने में। देखो कैसे आ रहा है। धारा 7 वित्तीय अनुपात 60:40 और पूर्वोत्तर राज्य में 90:10। धारा 8 किसके बारे में बात कर रही है? समुचित सरकार के कार्य क्या क्या होंगे? तो समुचित सरकार के जो कार्य हैं, जैसे भौतिक सुविधाएं, विद्यालय की स्थापना, प्रशिक्षण, संपूर्ण सुविधाएं, जितनी भी स्कूल की सुविधाएं होती है ना, वो समुचित सरकार के कार्य होते हैं। ठीक है ना। धारा 8 बात कर रही है समुचित सरकार के कार्य के बारे में। धारा 9 स्थानीय प्राधिकार, क्या क्या आता है स्थानीय प्राधिकार में? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति समुचित सरकार के कार्यों की निगरानी करेगी। स्थानीय प्राधिकारी क्या करेंगे? धारा 9 में बात करी गई है स्थानीय प्राधिकारी क्या करेंगे? वो समुचित सरकार है ना, उसके कार्यों की निगरानी करेंगे। धारा 10 बहुत इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि माता पिता के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। वैसे तो अध्याय 3 किसके बारे में है? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य, ये अध्याय 3 में बात की गई है ना। 3 दूनी 6, 6 से अध्याय 3 शुरू हो रहा है, धारा 6 से। तो 6 में हमने बात की थी कि विद्यालय वो घर से कितना दूर होना चाहिए, और 7 में बात की थी 7 वित्तीय अनुपात, धारा 7 वित्तीय अनुपात। 8 आ गई थी समुचित सरकार के कार्य, और 9 स्थानीय प्राधिकारी। इतना आपको याद हो गया होगा। धारा 10 बात कर रही है कि माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को नज़दीकी विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें, लेकिन वो बाध्य नहीं है। माता पिता का कर्तव्य है कि वो बच्चों को अपने नज़दीकी विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजे। यानी आजकल ये नियम बना दिया है, ये माता पिता का भी अधिकार है कि वो अपने बच्चों को क्या है, विद्यालय के लिए पढ़ने के लिए, विद्यालय में पढ़ने के लिए जरूर भेजे, लेकिन उनको बाध्य नहीं किया गया है। उन्हें अपना कर्तव्य बताया कि ये आपका कर्तव्य है। तो माता पिता के कर्तव्य के बारे में कौन सी धारा में बात की गई है? धारा 10। धारा 10 कहती है कि माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजे, लेकिन वो इसके लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, वो इसके लिए बाध्य नहीं है, माता पिता इसके लिए बाध्य नहीं किए गए हैं, उन्हें कर्तव्य बताया गया है। ये माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को नज़दीकी विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजे। मैंने इसको इतनी बार बोल दिया कि आपको यही याद हो गया होगा। ये धारा 11, देखो हमारा अध्याय 3 यहाँ कंप्लीट हो रहा है। 6 से 11 तक धारा आ रही है इसमें। 6 से 11 तक जो धारा है वो अध्याय 3 में है। धारा 11 बात कर रही है आंगनवाड़ी के बारे में। धारा 11 आंगनवाड़ी, देखो साथ साथ याद कर लो, एक संकेत ले लो बस धारा का। धारा 11 है वो आंगनवाड़ी के बारे में बात करेगी। तो आंगनवाड़ी शब्द याद आते ही हमारे दिमाग में आएगा कि आंगनवाड़ी में तो 3 से 6 साल तक के बच्चे जाते हैं, है ना। धारा 11 बात करेगी आंगनवाड़ी के बारे में, और आंगनवाड़ी में तो बच्चे जाते हैं 3 से 6 साल तक के। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के आंगनवाड़ी में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसका प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 11। धारा 11 कहती है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के आंगनवाड़ी में, यानी धारा 11 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान। समझ आ गया आपको इतना? बस हमारा अध्याय 3 यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम अध्याय 4 पर। देखिए फ्रेंड्स, अध्याय 4 में क्या बात की गई है? अध्याय 4 में क्या है? विद्यालय और अध्यापक की भूमिका, यानी टीचर और स्टूडेंट किस में आ रहे हैं? अध्याय 4 में। ये तो हमसे रिलेटेड ही है, हम स्टूडेंट हैं, टीचर है ना। कोई मान लो जैसे मैं एक टीचिंग का रोल निभा रही हूँ, तो टीचर और स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट किस में आ रहा है? अध्याय 4 में। ऐसे याद कर लीजिए, अध्याय 4 तो हमारे स्कूल के बारे में बात करेगा और हमारे स्कूल के मास्टर जी के बारे में बात करेगा। अध्याय 4 है ना, विद्यालय व अध्यापक की क्या क्या भूमिकाएं हैं। अध्याय 4 बात कर रहा है विद्यालय और अध्यापक की क्या भूमिका है। अब इसमें धाराएं कंफ्यूज हो रही है भाई, ये तो कहाँ से शुरू होगा? 4 3 12, अध्याय 4 4 3 12, धारा 12 से शुरू हो रहा है। देखिए अध्याय 4, 4 को हम गुना करेंगे 3 से, 4 3 12, ऐसे दिमाग में आ जाना चाहिए। अध्याय 4 बोलते ही आपको 4 3 12 याद करना है, धारा 12 से शुरू होगा। ठीक है ना, आपको इतना याद हो गया होगा।
अध्याय 4 हम कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार कि यार ये अध्याय कौन सी धारा से शुरू था, धाराएं मिक्स हो जाती है। लेकिन आप देखिए अध्याय 4 सबसे बड़ा है और इसको आप शुरू से याद कर लेंगे ना तो लास्ट वाली धारा तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। 4 है वो 12 से शुरू हो रहा है, 4 तिये 12, तो 12 से शुरू करते हैं हम। चलो धारा 12, धारा 12 क्या कहती है, हम अपने सरल शब्दों में याद करते हैं। धारा 12 कहती है कि निजी विद्यालय है ना, जो प्राइवेट स्कूल है, उसमें 25% जो सीटें होंगी ना वो दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त बालकों के लिए होगी। ठीक है ना, हमने दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त बालक की परिभाषा तो पढ़ी थी, हमें पता है क्या होते हैं, है ना। तो धारा 12 है ना वो निजी स्कूल की बात कर रही है, जो प्राइवेट स्कूल है ना उनकी बात कर रही है। कौन सी धारा, धारा 12। धारा 12 निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, निजी विद्यालयों में 25% सीट दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान, इसके बारे में बात कर रही है धारा 12। यानी 100 बच्चे होंगे ना एक क्लास में, तो 100 जिस स्कूल में 100 बच्चे हैं तो उसमें से 25 बच्चे क्या होंगे, दुर्बल वर्ग के और असुविधाग्रस्त बालक होंगे। ठीक है ना, तो इसके बारे में धारा 12 है वो बात कर रही है। दुर्बल वर्ग हमने पढ़ा था क्या होता है, बालक जिनके माता पिता की आय 2.5 लाख से कम है ना। यानी निर्धारित आय, और निर्धारित आय कितनी है हमारे वर्तमान में, 2.5 लाख रुपए है। असुविधाग्रस्त बालक कौन से होते हैं, जो शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित होते हैं। ठीक है ना, तो धारा 12 किसके बारे में बात कर रही है, निजी विद्यालयों में 25% सीट दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त बालकों के लिए। तो आपको इतना याद हो गया होगा। धारा अध्याय 4, 4 तिये 12, धारा 12, देखो कितनी इजी ट्रिक है ना। धारा 13 प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बात करेगी। कौन सी धारा, धारा 13 अनुवीक्षण प्रक्रिया। हमने पढ़ा भी था पहले शब्दावली में ना कि अनुवीक्षण प्रक्रिया क्या होती है। धारा 13 बात करेगी अनुवीक्षण प्रक्रिया के बारे में, यानी प्रवेश प्रक्रिया के बारे में। क्या कहती है कि कोई भी बालक के माता पिता उसका एडमिशन करवाने जाते हैं ना तो उसे कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना, कोई भी पेरेंट्स है वो अपने बच्चे का एडमिशन करवाने जा रहे हैं स्कूल में तो उनसे जो परीक्षा शुल्क है वो नहीं लिया जाएगा, कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बात कर रही है धारा 13। धारा 13 कहती है कि अनुवीक्षण प्रक्रिया यानी प्रवेश प्रक्रिया की किसी भी बालक से क्या कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि कोई स्कूल या विद्यालय, मतलब विद्यालय कुछ कैपिटेशन शुल्क ले लेता है ना तो उसे फीस का 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। है क्या किया जाएगा, फीस का 10 गुना जुर्माना। और वो माता पिता का या बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं स्कूल में एडमिशन के लिए तो उसे क्या किया जाएगा, फर्स्ट जो है वो 1,25,000 रुपये का जुर्माना, फर्स्ट कितना है 25,000 रुपये का जुर्माना, सेकंड है 50,000 रुपये का जुर्माना, और फिर भी वो इंटरव्यू लेता है तो उसकी मान्यता रद्द की कर दी जाएगी। ठीक है ना, तो धारा 3 है वो कैपिटेशन शुल्क के बारे में बात कर रही है कि कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा, और अगर कोई भी विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसे ये जुर्माना भरना पड़ेगा, है ना। धारा 13 आपको याद होगी। तो हम चलते हैं आगे धारा 14 पे। धारा 14 क्या बात कर रही है कि अनावश्यक प्रमाण पत्रों से मुक्ति, यानी बालक से ना ये फालतू के वो लाओ, मूल निवास लाओ, फलाना लाओ, ये बालक से नहीं मांगे जाएंगे विद्यालय में प्रवेश के समय। यानी धारा 14 क्या करती है, बालक को फ्री कर दो। आप जो प्रमाण पत्र फालतू के मांगते हो ना उनसे आप फ्री कर दो, यानी अनावश्यक प्रमाण पत्रों से मुक्ति। उसे परेशान मत करो आप बालक को, उसे इरिटेट मत करो आप, उसे अनावश्यक प्रमाण पत्रों से मुक्त कर दो। धारा 14 इसके बारे में बात कर रही है। धारा 15 क्या कहती है, 15 धारा 15 कहती है कि जब वर्ष शुरू होगा ना, सेशन शुरू होगा स्कूल का, तो 6 माह तक बच्चों को प्रवेश प्रदान किया जा सकता है। जब स्कूल शुरू होता है ना तो उसके 6 माह तक बच्चे को प्रवेश प्रदान किया जा सकता है, और 30 सितंबर या इसके बाद भी 6 माह तक प्रवेश प्रदान किया जा सकता है कक्षा 1 से 8 तक। कक्षा 1 से 8 तक, क्योंकि RT 2009 भी कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की बात कर रहा है ना, तो इसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को क्या है 6 महीने तक, सत्र शुरू होने के 6 महीने तक प्रवेश प्रदान किया जा सकता है। धारा 15 6 महीने की बात कर रही है कि बच्चे को 6 महीने बाद भी स्कूल में एडमिशन दिया जा सकता है। धारा 15 सत्र शुरू होने के 6 माह तक बच्चे को प्रवेश प्रदान किया जा सकता है।
धारा 16 क्या कहती है? कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता। अरे वाह, धारा 16 कौन सी क्लास की बात हो रही है? 8वीं तक की, तो 8 दूनी 16। धारा 16 कह रही है कि 1 से 8 तक के बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता, है ना। लेकिन जनवरी 2019 में एक नीति आई थी, कौन सी? नो डिटेंशन नीति। वो क्या कहती है कि 5वीं और 8वीं के बच्चों को फेल किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उनके 3 माह के अंदर एक परीक्षा और ली जाएगी, तो वो अगर उसको पास कर लेते हैं तो फिर वो अगली कक्षा में जा सकते हैं। तो धारा 16 बात करती है 1 से 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में नो डिटेंशन नीति लागू की गई है, उसमें 5वीं और 8वीं के बच्चों को फेल किया जा सकता है। ये सबसे बढ़िया धारा है। देखो धारा 17 किसके बारे में बात कर रही है? स्कूल में जगह जो टाबर है वो कुटीसते पिटीसते है ना, हमारी देसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। जैसे स्कूल में कोई टाबर को पिटाई हो जाती है तो वो नहीं की जाएगी। अब धारा 17 कहती है कि बच्चों को शारीरिक रूप से व मानसिक रूप से दंड नहीं दिया जा सकता। तो दंड की बात कौन कर रही है? धारा 17। धारा 18 बात कर रही है कि बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलाया जाएगा। धारा 18 कहती है कि बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलाया जाएगा, अगर चलाया जाता है तो जुर्माना लगाया जाएगा 1 लाख। लेकिन फिर भी कोई चलाता है तो उसे प्रतिदिन 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। तो मान्यता की बात की गई है धारा 18 में। धारा 19 में क्या है? विद्यालय के मानक। विद्यालय के मानक यानी 3 वर्ष के भीतर संपूर्ण सुविधाएं अर्जित होनी चाहिए। विद्यालय में जो भी सुविधाएं हैं वो 3 वर्ष के अंदर पूरी होनी चाहिए। विद्यालय के मानकों की बात की गई है धारा 19। धारा 20 है कि मानकों में परिवर्तन, जो मानक बनाए गए हैं उनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है ना। जो सुविधाएं हैं उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। क्या क्या नई सुविधाएं होंगी, कौन कौन सी सुविधाएं होंगी? तो धारा 20 बात कर रही है मानकों में परिवर्तन। कौन कर सकता है मानकों में परिवर्तन? केंद्र सरकार। कौन कर सकता है? केंद्र सरकार। सबसे इम्पोर्टेंट धारा 21 किस? विद्यालय प्रबंधन समिति। किसकी बात की गई है धारा 21 में? विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। धारा 21 में जो बात की गई है वो SMC की बात की गई है, विद्यालय प्रबंधन समिति। इसमें पहले कितने सदस्य होते थे? पहले 15 होते थे, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में इसमें 16 सदस्य हैं विद्यालय प्रबंधन समिति में। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें जो सदस्य हैं वो 75% है वो अभिभावक होंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति के 75% सदस्य है वो अभिभावक होंगे, यानी 16 सदस्यों में से 11 सदस्य जो होंगे वो अभिभावक होंगे, उनमें से 6 महिलाएं होंगी, ठीक है। माता पिता में से तो 6 महिलाएं होंगी और जो 11 सदस्य है टोटल वो अभिभावक होंगे। 12वां सदस्य जो है वो पंच होगा, 13वां सदस्य है वो स्कूल का टीचर और 14वां सदस्य है वो पदेन सचिव या हेडमास्टर। जो 15 और 16वां सदस्य है ना वो होंगे विधायक द्वारा मनोनीत, MLA द्वारा मनोनीत, है ना। 15वां और 16वां सदस्य विधायक द्वारा मनोनीत। अब इस कार्यकारिणी समिति की बैठक है वो प्रत्येक माह की अमावस्या को होगी। ये जिसकी जो समिति है ना इसकी बैठक होगी प्रत्येक माह की अमावस्या को। और उस बैठक में क्या है, 1/3 सदस्य जरूर होने चाहिए गणपूर्ति के लिए। और कार्यकारिणी समिति का चुनाव कौन करेगी? साधारण सभा। और इस समिति का चुनाव कौन करेगी? साधारण सभा। साधारण सभा कार्यकारिणी समिति का चुनाव करती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको धारा 21 भी याद हो गई होगी, विद्यालय प्रबंधन समिति, है ना। धारा 22 विद्यालय विकास योजना बनाएगी। धारा 22 क्या कहती है कि विद्यालय विकास योजना बनाई जाएगी। कार्यकाल कितना होगा? 2 वर्ष। विद्यालय विकास योजना कौन बनाएगा? विद्यालय प्रबंधन समिति। और इस समिति का कार्यकाल कितना होगा? 2 वर्ष। विद्यालय विकास योजना 3 साल के लिए बनाई जाएगी। 1+1+1 वार्षिक उपयोजना, यानी 1-1 साल के लिए वार्षिक उपयोजना होगी। तो विद्यालय विकास योजना की बात की गई है धारा 22 में। इम्पोर्टेंट धारा आ गई, देखो धारा 23। अब जो टीचर की जो सैलरी मिलती है, जो हम B.Ed BSTC करते हैं, वो किसकी कौन सी धारा इनकी बात करती है? धारा 23। यानी अध्यापक की न्यूनतम योग्यताएं, शर्तें, कितना वेतन होगा, कौन सा पद होगा, इसके बारे में बात करती है धारा 23। सैलरी से याद रख लो, हमारी सैलरी की बात कौन सी कर रही है? हम आने वाले भावी टीचर हैं और हमारी सैलरी की बात कर रही है धारा 23।
RT 2009 की धारा 23 याद हो जाएगा आपको ऐसे। धारा 24 बात कर रही है शिक्षक की भूमिका। धारा 24 किसके बारे में बात कर रही है? शिक्षक की भूमिका। देखिए कैसे कि शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, स्कूल में जो टीचर के क्या रोल होने चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, उसके क्या वो कर्तव्य होने चाहिए, तो इसके बारे में बात करती है धारा 24। शिक्षक की भूमिका के बारे में बात की गई है। शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो टीचर है वो समय पे अपने विद्यालय पर आ जाए, लेट नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्धारित समय पर पूरा करना, जो सिलेबस है वो टाइम पर पूरा करे। प्रत्येक बालक का अधिगम रिकॉर्ड रखना, यानी प्रत्येक बालक पढ़ाई में कैसा है उसका रिकॉर्ड रखना। प्रत्येक सप्ताह 45 क्लास, यानी प्रत्येक सप्ताह उसकी जो 45 क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, यानी इतना स्कूल में अवेलेबल होना चाहिए। माता पिता के साथ PTM यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, यानी माता पिता के साथ उसे मीटिंग भी करनी पड़ेगी। सरकार के ट्रेनिंग में भी भाग लेना होगा। तो ये उसके क्या है? कर्तव्य है। शिक्षक की भूमिका देख लीजिए और इनको लिख लीजिए। धारा 24 बात कर रही है शिक्षक की भूमिका। धारा 25, अब शिक्षक छात्र अनुपात बहुत बार आता है पेपर में, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। आजकल टीचिंग एग्जाम में ये पूछा जाता है मोस्टली क्वेश्चन दे के। तो धारा 25 बात करती है कि शिक्षक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए। तो कक्षा 1 से 5 तक 30:1, यानी 30 बच्चे हैं तो 1 टीचर होगा, 60 है तो 2 होगा, 90 है तो 3, 120 है तो 4, 121 से 200 के लिए क्या होगा? 5 अध्यापक और 1 हेडमास्टर, है ना। 121 से 150 के लिए 121 से 150 बच्चे होंगे ना, तो 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक। 150 प्लस होती क्या हो जाएगा? 5 अध्यापक 1 प्रधानाध्यापक। लेकिन 200 प्लस हो जाएंगे ना, पहली से 5वीं तक 200 प्लस विद्यार्थी होंगे तो यह अनुपात 40:1 हो जाएगा, यानी 40 बच्चों पे 1 टीचर हो जाएगा। और पहली से 5वीं तक कार्य दिवस कितने होने चाहिए? 200 कार्य दिवस। कितने कार्य दिवस? 200 कार्य दिवस। और क्लास कितने होंगे? 800 क्लास। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि प्राथमिक विद्यालय के लिए कार्य दिवस कितने होने चाहिए अध्यापक के लिए? 200 कार्य दिवस। एक साल में 200 दिन वो स्कूल में आना चाहिए, पहले से 5वीं तक का अध्यापक, और 800 क्लास उसे पढ़ाना है। 200 कार्य दिवस और 800 क्लास। और 6वीं से 8वीं तक यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय में ये अनुपात कितना होगा? 35:1, यानी 35 बच्चों पे 1 अध्यापक। 100 प्लस होते ही 1 हेडमास्टर, ठीक है, 100 प्लस बच्चे होते ही 1 हेडमास्टर होगा स्कूल में। गणित और विज्ञान के लिए 1 अध्यापक होगा, यानी गणित और विज्ञान दोनों विषय पढ़ाने के लिए 1 अध्यापक होगा। सामाजिक विज्ञान के लिए 1 अध्यापक होगा। भाषा के लिए भी 1 अध्यापक। भाषा कौन सी? हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, कई बार दे देता है कि स्कूल में ना 95 बच्चे हैं, 95 बच्चे हैं, तो कितने टीचर होंगे? तो 30 के लिए 1 होगा, 60 के लिए 2, 90 के लिए 3। अब 90 से चाहे 4 ऊपर हो, चाहे 5 ऊपर हो, चाहे 15 ऊपर हो, वो तो आ जाएगा ना। 90 से ऊपर होते कितने हो जाएंगे? 4 टीचर। 30 पे 1 रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि 30 बच्चों पे 1 टीचर होगा। तो ये भी आपको याद हो गया होगा अच्छे से। और 6ठी से 8वीं तक कार्य दिवस कितने होंगे? 220 कार्य दिवस। क्लास कितने होंगे? 1000 क्लास। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। धारा 26 बात करती है कि किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होने चाहिए। धारा 26 बात करती है कि कोई भी स्कूल है ना, उसमें 10% से अधिक पद खाली नहीं होने चाहिए टीचर के। 27 बात करती है कि जनगणना, आपदा और चुनाव के अलावा टीचरों को किसी भी अलग ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। जनगणना, आपदा और चुनाव के अलावा टीचर कहीं भी कोई ड्यूटी नहीं करेंगे, इसके अलावा कोई ड्यूटी नहीं निभाएंगे। जनगणना में ड्यूटी निभाएंगे, कोई आपदा आ जाएगी तो ड्यूटी निभाएंगे, या फिर चुनाव के टाइम ड्यूटी निभाएंगे। इसके अलावा टीचरों की कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तो धारा बात करती है जनगणना, आपदा और चुनाव के अलावा टीचरों का कोई कर्तव्य अलग से नहीं निभाया जाएगा। अब तक हमारा जो अध्याय है वो अध्याय 4 ही चल रहा है। अध्याय 4 थी 12 से 28 तक जो धाराएं हैं वो अध्याय 4 में है। विद्यालय और अध्यापक की भूमिका की बात की गई है।
तो हम पढ़ेंगे धारा 28। धारा 28 में क्या कहा गया है कि निजी ट्यूशन शिक्षकों द्वारा नहीं करवाया जा सकता। धारा 28 कहती है कि जो प्राइवेट ट्यूशन है ना, वो टीचर नहीं पढ़ा सकेंगे। प्राइवेट ट्यूशन पे रोक कौन सी धारा लगा रही है? कौन सी धारा प्राइवेट ट्यूशन पे रोक लगा रही है? धारा 28। धारा 28 किसके बारे में बात करती है कि निजी ट्यूशन शिक्षकों द्वारा नहीं करवाया जा सकता, ये धारा 28 कहती है। तो प्राइवेट ट्यूशन पे रोक लगा दी जाएगी, धारा 28। अध्याय 5। अध्याय 5 किसके बारे में बात कर रहा है कि जो सिलेबस है ना, सिलेबस कितना होगा और उसे पूरा करना, उसे कैसे पूरा किया जाए, अध्याय 5 बात करेगा। अध्याय 5 बात करेगा। अध्याय 5 बात कर रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा करना, यानी प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कितना होगा और उसे पूरा करना, कैसे पूरा करना है, इसकी धारा 29 में बात की गई है। और धारा 29 भी कहती है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मूल्य आधारित शिक्षा, ये धारा 29 बात कर रही है। अध्याय 5 में धारा 29 कहती है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम कैसा होगा, पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए यानी करके सीखना, मूल्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए, सीखने के जो अधिकतम अवसर है वो बच्चों को प्रदान करने हैं, और बच्चों की जो शिक्षा है ना उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए, यानी जो उसकी मातृभाषा है ना, जैसे हमारी मातृभाषा हम जो गांव में बोलते हैं वैसे बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में हो। ये धारा 29 बात कर रही है पाठ्यक्रम के बारे में। धारा 30, कक्षा 8वीं तक बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी। अब धारा 30 कहती है, अध्याय 5 में 2 ही धाराएं आती है, धारा 29 और धारा 30। धारा 29 और धारा 30 अध्याय 5 में। तो धारा 29 बात कर रही थी पाठ्यक्रम की और धारा 30 बात कर रही है कि कक्षा 8वीं तक बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी। राजस्थान सरकार में संशोधन करते हुए 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा होगी, लेकिन राजस्थान में क्या है, 5वीं और 8वीं को बोर्ड परीक्षा अनिवार्य कर दी है। अध्याय 6। अध्याय 6 में क्या बात की गई है, बाल अधिकारों का संरक्षण। अध्याय 6 बात कर रहा है बाल अधिकारों का संरक्षण। इसमें कितनी धाराएं आती है, कितनी धाराएं आती है, देखो धारा 31। अध्याय 6 किसके बारे में बात करेगा, बाल अधिकारों के संरक्षण के बारे में। धारा 31 क्या कर रही है, 6 5 30 1 31, ऐसे याद कर लो, 6 5 30 1 31, ये आपको अपनी जीभ पे सेट करना है, ठीक है ना, जुबान पे सेट करना है। अध्याय 6 5 30 प्लस 31, तो अध्याय 6 शुरू हो रहा है धारा 31 से। धारा 31 बात कर रही है राष्ट्रीय व राज्य बाल अधिकार आयोग के संरक्षण का प्रावधान, ठीक है, ये लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ये आपको याद करने पड़ेंगे। राष्ट्रीय व राज्य बाल अधिकार आयोग के संरक्षण के प्रावधान के बारे में बात कर रही है धारा 31। धारा 32, बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील कैसे की जाएगी, यानी बाल अधिकार संरक्षण के लिए आयोग में अपील कैसे की जाएगी। धारा 33 बात करती है राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन, और धारा 34 राज्य शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन। ये तो सेम सेम है, थोड़े से नाम अलग है, वो राष्ट्रीय है और ये राज्य है, तो इसमें परिषद का गठन है। तो 33 किसकी बात करती है, धारा 33 राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन, और धारा 34 राज्य शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन। 33 में कितने होंगे, राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद में 15 सदस्य होंगे, अध्यक्ष कौन होगा, शिक्षा मंत्री, ठीक है। और धारा 34 बात कर रही है राज्य शिक्षा सलाहकार परिषद, अध्यक्ष होगा शिक्षा मंत्री। अध्याय 7 हमारा लास्ट अध्याय है, हमारा RT9 कंप्लीट हो गया पूरा। बहुत कम समय में हमने इसको याद कर लिया है, मेरे हिसाब से आपको 70% याद हो गया इस वीडियो में। आप इसको नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे ना, तो आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। चलो अध्याय 7 पढ़ते हैं। क्या बात कर रहा है, प्रकीर्णन के बारे में, यानी इसमें क्या क्या परिभाषाएं हैं। धारा 35 बात करती है राज्य समुचित सरकारों की शक्तियाँ क्या है। धारा 36 बात करती है, धारा 13 18 19 के जो प्रावधान है ना उनके बारे में बात कर रही है, यानी धारा 36 कहती है कि कानूनी कार्यवाही आयोजन की स्वीकृति कैसे होगी, ठीक है। धारा 37 बात कर रही है बाल अधिकार संरक्षण आयोग व SMC के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। धारा 37 कहती है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग है ना और जो विद्यालय प्रबंध समिति है उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी, ठीक है, ये धारा 37 कह रही है। और जो अंतिम धारा बची है वो धारा 38 देख लीजिए, ये अलग से लिखी हुई है धारा 38।
बात करती है समुचित सरकार अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। यानी समुचित सरकार क्या है, अपने नियम बना सकेगी। ठीक है ना, धारा 38 इतनी है, समुचित सरकार अपने नियम बना सकेगी। तो फ्रेंड्स आपकी जो धाराएं हैं ना वो लगभग 28 तक इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। उसके बाद आप इनको पढ़ लीजिएगा बस एक बार। क्वेश्चन है जो धारा 28 तक लगभग आज तक पूछे गए हैं, है ना, क्वेश्चन है वो धारा 28 तक आज तक पूछे गए हैं। लेकिन आप इनको भी धाराएं हैं जो इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो अध्याय 4 है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो अध्याय कौन सा है, अध्याय 4 है। आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, 6 और 7 को भी अपने नॉलेज के लिए। आज तक इनमें से कम ही क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इनको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। और बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके, और लाइक और शेयर तो आप बिना कहे कर देंगे, और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए ताकि आपको मेरी जो वीडियो है ना उसके नोटिफिकेशन आ सके। और सब्सक्राइब पे जाके आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके मेरे वीडियो है वो सारी वीडियो आपके पास पहुंचेंगे, नहीं तो आपको वीडियो नोटिफिकेशन में नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा या मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैंने आरटी 2009 को पूरे फट से पढ़ाया है, पूरी ट्रिक से अपनी कोशिश से पढ़ाया है ताकि आपको समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स आप सबको मेरी तरफ से राम राम।